फीट हम इसके द्वारा हम चलते हैं हमें। लेकिन आपको अगर याद है, क्या सब कोई पैदा होते ही चल सकता है? नहीं। वो अपने पैरों को इस्तेमाल करके पहले वो क्रॉल करना सीखता है, फिर वो बैलेंस सीखता है, फिर वो अलाइन करना सीखता है। तो फीट, बैलेंस एंड अलाइनमेंट, जिस किसी को भी फीट में एज इन आपके पैरों में दिक्कत है, तो आपको बैलेंस में दिक्कत आएगी। अगर आपके बैलेंस में दिक्कत है, तो आपका बॉडी के अलाइनमेंट में भी प्रॉब्लम होगा। तो एक बेहतरीन टॉपिक है फीट, बैलेंस, अलाइनमेंट। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि आप अपनी फीट में, आपको जब भी प्रॉब्लम होता है, शूज पहनते हैं आपको प्रॉब्लम होता है, आपको सुबह उठते ही चलने में प्रॉब्लम होता है। काफी लोगों के पैर अंदर की तरफ होते हैं, काफी लोगों के पैर बाहर की तरफ होते हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको गिनवा दिए, लेकिन क्या आज आप जानने के लिए रेडी हैं कि क्या प्रॉब्लम है और इसके वजह से आपके बैलेंस में कितना प्रॉब्लम आता है, और इस बैलेंस की वजह से आपके अलाइनमेंट में कितना प्रॉब्लम आता है? तो उसी के लिए आज हमारे साथ इस मास्टर क्लास में जुड़े हैं डॉक्टर हरमनजीत सिंह चीमा। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है और आज हमें एक एक करके हमें पूरा नॉलेज देने वाले हैं फीट के बारे में। तो वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर हरमन। No, I can हेलो, hear you. हेलो। आवाज आवाज आ रही है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ आपको मेरी आवाज आ रही है। ओके, इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो आई वाज सेइंग कि कितने Well, you did not, they did not get to hear my introduction, so let me introduce you again. So इतनी देर मैंने बोल दिया, उसको छोटे में 1-2 मिनट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक फीट, बैलेंस, अलाइनमेंट क्या है और क्यों है। और मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, फीट, हम पैदा होते ही हम नहीं चलते हैं। हम पहले क्रॉल करना सीखते हैं, हम इधर उधर पकड़ के बैलेंस बनाना सीखते हैं, फिर हम अलाइन करते हैं। जब हमारा हेड, शोल्डर, हिप्स, नीज, सारे टोज एक अलाइनमेंट में आती है, तब हम वैसे सीखते हैं कि हाँ, पहले हमें चलने के लिए पहले थोड़ा बहुत स्ट्रेट तो होना पड़ेगा ही, उसके बाद फिर हम चल पाएंगे। एंड आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी फीट में कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपके बैलेंस में प्रॉब्लम देगा। अगर आपके बैलेंस में प्रॉब्लम आया, तो आपके बॉडी के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगा, और जब बॉडी के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगा, तो हमारा पोस्चर भी बिगड़ेगा। तो ये पोस्चर से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इस प्रॉब्लम की वजह से भी हमारे पोस्चर पे प्रॉब्लम या मिसबैलेंस ये सब हो सकता है। तो इसी टॉपिक को अच्छे से विस्तार में आप सभी को समझाने के लिए आए हैं हमारे साथ डॉक्टर हरमनजीत सिंह चीमा। इन्हें स्टार्ट कर दिया था, मेरी आवाज आप तक आई नहीं थी, सॉरी फॉर दैट स्मॉल टेक्निकल प्रॉब्लम, बट ओवर टू यू डॉक्टर हरमन। राइट। सो अगेन, कितना ब्यूटीफुली आपने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि जब हम पैदा होते हैं तब इमिडिएटली चलना नहीं हम शुरू कर देते हैं, राइट। धीरे धीरे करके हमारे जो बोन्स हैं वो सही अलाइनमेंट में आती हैं, राइट। हमारे जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनमें इतना स्ट्रेंथ आता है, हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ आता है। पहले हम अपने बेली पे होते हैं, फिर हम अपने 4 हाथों और पैरों पे आते हैं, क्रॉलिंग शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके ये प्रोग्रेशन होता है, राइट। तो वो प्रोग्रेशन के साथ ही आपका जो फुट है उसमें इतनी स्ट्रेंथ आती है कि आपके पूरी बॉडी के वेट को वो सही तरीके से ट्रांसफर कर पाए ग्राउंड की तरफ, और उसको होल्ड करके भी अच्छे तरीके से रख पाए, राइट। ये आपके जो फुट है, छोटे छोटे से 2 आपके पैर हैं और ऊपर इतनी बड़ी आपकी बॉडी, उसका पूरा का पूरा वेट होल्ड करके रखना आपके फुट का काम है। उसको सही तरीके से बैलेंस में आपकी बॉडी रहे ऊपर तक,
उसको मेक श्योर करना आपके फुट का काम है, राइट? आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, चलते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, वो आपके फुट का काम आता है, राइट? तो हमारे फुट में बहुत ही ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल होती है, जो कि आजकल हमने लूज कर दी है, राइट? क्योंकि आजकल हम उसको इतना यूज करते नहीं है। पुराने टाइम पे लोगों को पेड़ के ऊपर भी चढ़ना होता था, वो हाथों का पैरों का दोनों का इस्तेमाल करते थे। आजकल कौन पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, राइट? आजकल तो अगर 2 फ्लोर ऊपर भी जाना होता है तो भी बटन दबाते हैं, लिफ्ट खुलती है, लिफ्ट के अंदर जाते हैं एंड देन पहुंच जाते हैं, राइट? तो ये टेक्नोलॉजी से जितना एडवांसमेंट हुआ है, जितना हमारे लिए ईज एक पैदा हुआ है, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी का हमारा इवोल्यूशन जिस टाइप से हुआ था, जिस टाइप से हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए हमारी बॉडी बनी थी, वो कहीं ना कहीं आजकल एक पॉइंट जो है वो मिस होना शुरू हो गया है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आनी भी शुरू हो गई हैं, राइट? अब आप ऐसे समझो कि आपके पैर में हल्का सा कुछ डिविएशन आया, 1% का भी शिफ्ट हुआ, तो उसके ऊपर आपकी शिन बोन्स हैं, उसमें कोई ना कोई अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आएगी। उसमें प्रॉब्लम हुआ तो उसके ऊपर नी जॉइंट आ रहा है, नी जॉइंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आनी शुरू होगी धीरे धीरे, राइट? फिर ऊपर हिप में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा, आपका पेल्विस जो है वो अलाइन नहीं रहेगा, वो किसी एक साइड को टिल्ट हो सकता है या रोटेट हो सकता है, राइट? अब हिप में रोटेशन या टिल्टिंग हुआ तो आपकी जो स्पाइन है वो कॉम्पनसेट करेगी उसको बैलेंस करने के लिए, राइट? अपने बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर में रखने के लिए वो कंपनसेट करेगी, तो आपके लंबर स्पाइन में कुछ कंपनसेशन हुआ, उसकी वजह से थोरैसिक स्पाइन में कुछ ना कुछ कंपनसेशन होगा। अब थोरैसिक स्पाइन में आपका रिब केज भी अटैच्ड होता है, रिब केज के साथ जब थोरैसिक स्पाइन में कंपनसेशन होगा तो आपके रिब केज में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, राइट? वो रिब केज में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, उसकी वजह से आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो आपके फुट में कुछ प्रॉब्लम आई हल्की सी, उसकी वजह से आपका ब्रीदिंग तक भी इफेक्ट हो सकता है, और ब्रीदिंग में इफेक्ट हुआ तो यू नो हाउ वाइटल ब्रीदिंग इज फॉर अस, राइट? तो आपका ब्रीदिंग में इम्पैक्ट हुआ, अब आपका थोरैसिक और रिब केज में कुछ कॉम्पनसेशन हुआ, डिविएशन हुआ, तो आपका जो नेक है उसको कॉम्पनसेट करेगी, राइट? अब अगर आपका शोल्डर राउंडिंग होना शुरू हो गया तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपका जो नेक है वो हेड को आगे की तरफ लेके आएगी, राइट? क्योंकि अब इसको बैलेंस करना है, और अगर राइट एंड लेफ्ट में कहीं डिविएशन हुआ तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उल्टे साइड में आपका नेक रोटेट होगा, क्योंकि हमारा बैलेंस जो बॉडी का होता है वो किस किस टाइप से होता है। नंबर वन, आपके जो बोन्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें जो डीप मसल्स होती हैं वो काम करती हैं आपके बॉडी को प्रोप्यूसेप्शन बताने, प्रोप्यूसेप्शन का, राइट? जो आपके ब्रेन को बताता है कि आपके जॉइंट्स किस पोजीशन पे है इस टाइम, ये जो 3D इन्वायरमेंट है इसमें हमारे जॉइंट किस पोजीशन में है, वो आपके ब्रेन को जो बताते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोप्यूसेप्शन। तो वो आपके डीप मसल्स का काम होता है। तो आपके फुट के जो डीप मसल्स है वो प्रोप्यूसेप्शन का काम करते हैं, नी के जो डीप मसल्स है वो प्रोप्यूसेप्शन का काम करते हैं। सारे जॉइंट्स के डीप मसल्स आपके बॉडी को प्रोप्यूसेप्शन के जरिए बताते हैं कि आपकी बॉडी है कहाँ, और उसके हिसाब से आपकी बॉडी की बाकी मसल्स फिर मूवमेंट करके उसमें कॉम्पनसेशन लेके आते हैं, उसमें रिपोजिशनिंग वहां से हमारी बॉडी में आती है, राइट? और दूसरा, हमारी आंखें, आईज, आईज के साथ हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम इस स्पेस में कहाँ पे हैं, हम लेवल में हैं नहीं है, आगे क्या आ रहा है ऑब्स्टेकल, एक ये तरीका हो गया। तीसरा जो होता है हमारा वेस्टिबुलर, कि हमारे, आपने सुना है कि जो हमारे ईयर्स होते हैं इसके साथ भी बैलेंस होता है, राइट? आपके जो इसमें कैनाल होता है उसमें फ्लूइड होता है जिसके बैलेंस, जिसके लेवल के साथ आपका पता चलता है कि बैलेंस कैसे करना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपकी बॉडी इस 3D इन्वायरमेंट में अपने आप को बैलेंस में लेके चलती है, बैलेंस करने में हेल्प करती है, और वो बैलेंस कहीं ऑफ बैलेंस हो रहा हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं आपके बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर जा रहा हो, तो उसको वापस सेंटर में लाने के लिए, उसको वापस अपने पास में लेके आने के लिए फिर हमारी बॉडी कॉम्पनसेशन शुरू करती है, जिसमें फिर हमारी अलाइनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, राइट? अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, आपके बॉडी में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपका पेल्विस के पास होता है वो आगे शिफ्ट हो गया, तो उसको काउंटर करने के लिए आपका स्पाइन पीछे की तरफ जाएगा, तो फिर आपके बैक में बहुत ज़्यादा लॉर्डोसिस जो है, बैक का जो कर्व होता है वो बढ़ जाएगा स्पाइन में, और फिर बैक पेन शुरू होता है लोगों को। तो ये समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी में नेक में पेन हो रहा हो,
आपको बॉडी में शोल्डर्स में पेन हो रहा हो, आपके लोअर बैक पे पेन हो रहा हो, आपको हिप्स में पेन हो रहा हो, आपको नी में पेन हो रहा हो, कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न आपके फुट हो सकते हैं। आपके फुट किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम नहीं कर रहे, क्या कॉम्पनसेशन कर रहे हैं, क्या उसमें वेरिएशंस आ गए हैं, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है देखने वाला, जिसको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं, टी शर्ट पैंट्स तो बहुत महंगी महंगी खरीदते हैं, लेकिन जूते जाते हैं बाहर और 300-400 रुपए के जूते खरीद के लेके आ जाते हैं। लेकिन हमारा पूरा बॉडी का वेट जिस फुट के ऊपर है उसको हम सही से केयर नहीं करते, उसका ध्यान हम सही से नहीं रखते। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनको आज हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं पीडीएफ के साथ हम। राइट, तो जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज कि नेक्स्ट स्लाइड, या यस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि आपका जो बॉडी में कहीं ना कहीं पेन आना शुरू हुआ, आपके हील में पेन आना शुरू हुआ। राइट, आपको लग रहा है कि मेरे प्लांटर फेसाइटिस या बनियंस, आपने सुना होगा हील पेन, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल्स में, कि हील में उनको बहुत पेन आता है बिकॉज काफ़ी लोग बहुत टाइट शू बॉक्स के जो शूज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं, या तो उनके हील्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से लोग को कहीं ना कहीं हील में पेन आना शुरू होता है। या तो आपको जब सुबह उठते हैं, सुबह सुबह पैर उठते सार आपने अपना पैर ज़मीन पे रखा, तो वैसे ही बहुत तेज़ पेन होता है, ऐसे लगता है कि कुछ चुभ रहा हो पैर में, वो पेन। आपके नी में पेन, अच्छा नी को हम लोग जब किसी को हमें बोलना होता है, कोई बेवकूफ़ी का वाला कोई इंसान काम करता है, हम उसको क्या बोलते हैं कि तेरी अकल घुटने में है क्या, इसको हम ऐसे बोलते हैं। राइट, अब इसको बोलते क्यों ऐसे, क्योंकि जो नी है, जो हमारा घुटने का जॉइंट है, दैट इज अ डम जॉइंट, मतलब बेवकूफ जॉइंट है ये जो नी है हमारा ना, इसको हम डम जॉइंट बोलते हैं। डम जॉइंट क्यों बोलते हैं हम इसको, आपके नी में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आपको नी में कुछ भी पेन आ रहा हो, आपके नी में कोई इंजरी हुई, आपके नी का उसमें कोई काम नहीं है। आपके फुट में आपके नी में कोई सी भी टाइप का इंजरी हुआ, उसमें आपके नी की कोई गलती नहीं है। या तो आपके एंकल की प्रॉब्लम होती है वो, या तो आपके हिप की प्रॉब्लम होती है वो, जो इफेक्ट करती है आपके नी को। इसलिए हम नी को बोलते हैं कि नी इज अ डम जॉइंट। राइट, और इसलिए बुजुर्ग लोग ये भी बोलते हैं जब कोई बेवकूफी वाला काम करता है कि अकल तेरी घुटनों में है क्या। राइट, तो नी में कुछ पेन हो रहा हो, हिप में कुछ ना कुछ पेन हो रहा हो, जब आपके बॉडी में आपको ऐसे लगे कि कोई ना कोई पेन आता रहता है मुझे, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, तो मतलब आपको ध्यान देने वाली जो बात है वो आपको ध्यान देना शुरू करना पड़ता है। अब आप इसको ऐसे समझो कि आपकी जो गाड़ी है, अगर उसमें इंजन चेक करने वाली जो लाइट होती है वो जलने लग जाए, तो आप ये तो नहीं करोगे ना कि वो जो लाइट है, लाइट के ऊपर टेप मार दो कि मुझे लाइट ना दिखे, कि लाइट ब्लिंक कर रही है मतलब प्रॉब्लम है, लाइट को कवर कर देता हूँ। उससे आपका इंजन ठीक नहीं होगा, बल्कि किसी ना किसी दिन जब आप हाईवे पे जा रहे होगे, या किसी काम से घर से बाहर निकले होगे इंपॉर्टेंट काम में, आधे रास्ते में जाके वो गाड़ी रुक जाएगी, इंजन उसका पूरा जवाब दे देगा, फिर आप सोचोगे कि हुआ क्या, लाइट तो दिखनी बंद हो गई थी। तो हम भी वही करते हैं। पेन होता है जहाँ पे हम वो पेन को असेस करते हैं, हम वो पेन का सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं, लेकिन पेन एक सिम्टम होता है। पेन के थ्रू आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि यहाँ पे जो ये पेन आ रहा है, इसका रीजन कुछ और है, उस पर ध्यान देना शुरू कर लो, वरना ये धीरे धीरे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। पेन आपकी बॉडी की लैंग्वेज है आपको बताने के लिए कि मुझे ज़रूरत है, मेरा ध्यान दो। वो समझे बिना अगर आप सिर्फ पेन को सबसाइड करने में ही लग जाओगे, सिर्फ अपना पेन का ध्यान रखोगे, तो आपका जो ओरिजिनल रूट कॉज है वो फिक्स नहीं होगा। और मैंने बहुत लोगों में देखा है, स्पेशली आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, कि मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रॉब्लम्स होती है वो उसमें आपका फुट इन्वॉल्व होता ही होता है। राइट, इवन कई लोगों के नी अर्थराइटिस एंड हिप अर्थराइटिस के केसेस भी प्रिवेंट हो सकते हैं अगर उनकी फुट की हेल्थ अच्छी हो।
राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके फुट के नीचे पूरे वाला पार्ट जो है वो उसमें जो प्लांटर फेशिया होता है हमारा, उसमें पेन आना शुरू हो गया, प्लांटर फेसाइटिस आपको लग रहा है आपको हो गया है, या आपका कई लोगों का आपने देखा होगा कि उनका जो पैर का अंगूठा होता है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होके बाहर की तरफ हड्डी निकलनी शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बनियंस। बनियंस लोगों में अगर आप में शुरू होना हो गया है, आपके फैमिली में किसी को नहीं था, लेकिन आपको अब लाइफस्टाइल की वजह से आना शुरू हो गया है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है, आपके हील के ऊपर जो टेंडन होता है, वो आपका बहुत दर्द करने लग गया है। रात को आप सोने जाते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आपको बहुत पेन होता है। अगर ऐसा हो गया तो मतलब आपको आपके फुट का ध्यान देने की, आपके फुट को समझने की, उसकी हेल्थ का ध्यान रखने का आपको ज़रूरत हो गया है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हो गया हमारा कि इम्पोर्टेंट क्या है। अब लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट 81% लोगों का, ये 2024 की एक ग्लोबल फुट पेन ट्रेंड्स की रिपोर्ट में था कि 81% रिपोर्ट एक्टिव फुट पेन, मतलब ऑलमोस्ट 81% लोगों को कहीं न कहीं वो कंप्लेन करते हैं कि उनके पैर में, फुट में प्रॉब्लम है, पेन जो है वो रहता है। आजकल के लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है। आपने भी देखा होगा कि दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। हम मैं जब छोटा था तब मेरी मम्मी भी बोलती थी कि मेरे पैर दबा दे, मेरे एड़ी में दर्द हो रहा है, एड़ी दबा दो, है ना? तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो हमारे डे टू डे लाइफ में चलती है, और ये इतनी कॉमन है कि हमने इसको प्रॉब्लम की बजाय इसको तो हमने समझ लिया कि ये तो कॉमन चीज़ है, होता ही है, और हमने उसका ध्यान देना बंद कर दिया है, राइट? और वो 81% में से 47% जो लोग हैं उनको इतना पेन होता है कि वो कोई ना कोई उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और 19% लोग 5 ईयर से भी ज़्यादा सफ़र करते हैं उस पेन से, हील पेन से, फुट पेन से, है ना? और इसमें आपके लाइफ़स्टाइल, इसमें आपका फुटवियर कैसा है वो, और इसमें आप कैसे अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपका हील पेन, आपके फुट की हेल्थ कैसे रहेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जो हमारा फाउंडेशन है, मैंने जैसे बताया फुट हमारा फाउंडेशन है हमारी बॉडी का। हम देखें तो अगर हम रेशियो निकालें तो हमारा फुट बहुत छोटा है हमारे बाकी बॉडी के मुकाबले, राइट? तो वो फाउंडेशन का काम करता है। अब जितनी ऊंची बिल्डिंग हम बनाते हैं, उतना उसका मजबूत फाउंडेशन भी हम लोगों को बनाना पड़ता है, तभी बिल्डिंग टिकी रहती है। तो हम अपना फाउंडेशन जो है, हमारा जो फुट है, उसको भी हमें उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, हमें उतना स्ट्रांग बना के रखना पड़ेगा, वरना ऊपर की बिल्डिंग में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, और किसी दिन हल्का-सा आंधी आई, तूफान आया तो थप करके नीचे गिरेगी बिल्डिंग, राइट? यही होता है अगर फाउंडेशन अच्छे से ना बनी हो, है ना? तो आपकी बॉडी जो है एक पूरी की पूरी काइनेटिक चेन, हम इसको बोलते हैं कि काइनेटिकली आपकी बॉडी कनेक्टेड है, सारे के सारे जॉइंट आपस में कनेक्टेड है, पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपका फुट, आपका जो एंकल है वो एक जॉइंट है, आपका नी जो है वो एक अलग जॉइंट है, और हिप अलग जॉइंट है, आपस में इन सब का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके सब आपस में कनेक्टेड है। एक में कुछ मूवमेंट हुआ, कुछ डिविएशन आया, उसका इफेक्ट दूसरे में जाएगा, दूसरे में कुछ डिविएशन हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, उसका इफेक्ट तीसरे में जाएगा। ये अपवर्ड, ऊपर की तरफ आपके फुट में कुछ आया, ऊपर की तरफ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। अब होगा कैसे? अगर आपका फुट में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका नी जो है इंटरनल रोटेट करेगा, आपका घुटना अंदर की तरफ जाएगा, ऐसा हो सकता है, राइट? घुटना अंदर की तरफ गया तो आपका जो एक तरफ को पेल्विस है वो ड्रॉप कर जाएगा, पेल्विस ड्रॉप हुआ, आपकी स्पाइन दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी, उसको लेवल में लाने के लिए आपका शोल्डर दूसरी तरफ बेंड हो जाएगा, फिर वो रोटेशन आ जाएगा उसमें थोड़ा, आपका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपका नेक आगे आना शुरू हो जाएगा, फिर आपका नेक ऐसे टेढ़ा होना भी शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे साइंस आपको आपकी बॉडी में दिखेंगे। सबसे एक इजी तरीका है चेक करने का कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। अगर आपके घर में एक फुल लेंथ मिरर है, मिरर के सामने आप जाके खड़े हो एक बार, राइट? आपने दोनों हाथ और पैर एकदम ऐसे नॉर्मली कैजुअली आप रिलैक्स करके रखो, ठीक है? और फिर एक बार आप चेक करो
कि आपके जो नीज है वो सेम लेवल पे आ रहे हैं या कुछ ऊपर नीचे है। नीज में यूजुअली इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। फिर आप अपने हिप्स देखो, हिप्स एक लेवल में आ रहे हैं या ऐसे थोड़ा कोई एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, या ऐसे लग रहा है कि एक थोड़ा आगे की तरफ है एक थोड़ा पीछे की तरफ है, राइट। फिर आप चेक करो आपके जो फिंगर टिप्स हैं, जब आप हाथ साइड में रिलैक्स करके रखेंगे तब आप नोटिस करो आपकी जो फिंगर टिप्स हैं वो दोनों एक लेवल में आ रहे हैं या एक ऐसे लग रहा है कि एक थोड़ा नीचे है और दूसरा थोड़ा ऊपर है। अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है आपको फिंगर टिप्स में दिख रहा है, या आपने आप ईयर्स देखो, ये अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कॉम्पनसेशन शुरू हो चुका है। वो जो 1% का शिफ्ट हुआ वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो चुका है, राइट। अगर वहां पे आपने इमिडिएटली उसको ध्यान देना शुरू कर दिया तो सही बात है, अच्छा रहेगा। वरना 15-20 साल में चलते चलते आगे जाके अर्थराइटिक चेंजेस आएंगे, डिजेनरेशन होगा, आपको धीरे धीरे पेन आएगा, धीरे धीरे वीकनेस आएगा, स्टिफनेस आएगा, फिर किसी दिन आपका स्पाज्म होगा, राइट। किसी दिन आपका डिस्क बल्ज हो जाएगा, या ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम्स आपको आनी शुरू हो सकती हैं। ऐसे केसेस होते हैं, राइट। प्रोग्रेशन ऐसे होता है इन प्रॉब्लम्स का, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये आ गया हमारा काइनेटिक चेन की जो हम बात कर रहे थे, कि आपकी जो पूरी बॉडी होती है काइनेटिकली कनेक्टेड होती है। अब आप इसमें देखो, आपका जो फुट है वो उसमें लिखा हुआ है फुट प्रोनेशन, मतलब फुट जो है अंदर की तरफ मुड़ गया। अब ये फुट प्रोनेशन आज चुका है ऑलरेडी। वो फुट प्रोनेशन में गया, मतलब आपका टिबिया भी इंटरनली जो है रोटेट होने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो हुआ तो आपकी नी ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी, हिप भी अंदर की तरफ, हिप एबडक्शन हो जाएगा आपका, वो भी इंटरनली शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, हिप आपका ड्रॉप कर जाएगा। दूसरी साइड पे आप देखोगे कैसे स्पाइन बेंड होनी शुरू हो गई, उसको कॉम्पनसेट करते करते दूसरी तरफ पे आपका शोल्डर भी एक साइड को झुक गया है, राइट। एक साइड आपके ऊपर हो जाएगी, दूसरी साइड आपके नीचे हो जाएगी। तो ऐसे आपके बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब ये एक बार को आपको दिख रहा है, बट अब आप सोचो आप इन्हीं डिविएशंस के साथ रोज आप चलते हो, राइट। रोज आप कोई स्पोर्ट्स खेलने चले गए, राइट, कि नहीं डॉक्टर ने बोला था कि चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मोशन इज लोशन, राइट। तो आज ना मैं फुटबॉल खेल के आऊंगा, लेकिन आपकी बॉडी में डिविएशंस हैं, राइट। इनको एड्रेस बिना किए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और क्या होगा, ये डिविएशंस के साथ ही आप इनको जो जॉइंट्स को आपने मूव कराओगे, आप मूवमेंट्स करोगे। अगर सही में अलाइनमेंट नहीं है और आप मूवमेंट कराते रहेंगे तो आपके बोन्स धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रगड़ना शुरू कर देंगे, डीजेनरेटिव चेंजेस वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जो डीप मसल्स होती हैं वो वीक होनी शुरू हो जाएंगी। वो वीक हुए तो आपके ब्रेन को प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप इस 3D इन्वायरमेंट में आपका बोन्स जो है, आपके जॉइंट्स जो हैं किस पोजीशन में है, जिसकी मदद से वो उसको रिपोजिशन कर पाए। वो गया, आपके जो डीप मसल्स है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी गई तो बैलेंस गया, राइट। फिर उनका काम आपके जो आउटर वाले मसल्स है उनको करना पड़ेगा, धीरे धीरे उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा 5-6 साल में, उनका एक एक करके जवाब देना शुरू हो जाएगा। और फिर आप हो जाओगे कि जब तो मुझसे ज्यादा मूवमेंट होती नहीं, कुछ थोड़ा सा भी कर लेते हैं ना तो शरीर बड़ा अकड़ जाता है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दिखनी शुरू होंगी, और वो शुरू होता है काइनेटिक चेन के कोलैप्स से। अब ये आप समझो कि ये जो चेन है इसमें नीचे हल्की सी भी मूवमेंट हुई ऊपर तक आपको दिखता है, राइट। लेकिन सिर्फ नीचे से मूवमेंट से नहीं, अगर इवन बीच में से कुछ डिविएशन आया तो भी पूरी चेन पे इफेक्ट होता है। तो ये बहुत एक इंटरकनेक्टेड चीज है। इसमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमको कि मूवमेंट में जो प्रॉब्लम है वो कहीं से भी आ सकती है, उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू लर्न, वी नीड टू फोकस ऑन इन आवर बॉडी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, तो अब हमने समझा कि होता कैसे है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो एनाटमी है ये क्या है हमारे फुट की, हमारे एंकल की, जो कि फेल होती है हमारे आजकल, राइट। अब देखो, ये
जितनी छोटी चीज़ें होती है ना, उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं। अब देखो मेरे पैर, आप भी अपने पैर देखो कि आपका हिप से लेके एंकल तक इतना ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादा बोन्स नहीं है। एक आपकी थाई बोन है, फीमर, फिर आपका पटेला आ गया, नीचे आपके शिन बोन है, साथ में आपके एक और फिबुला बोन होती है। मतलब ये 4 बोन्स में पूरा आपका हिप से लेके एंकल तक कवर हो गया। लेकिन जब एंकल पूरा हम देखते हैं, एंकल में 26 बोन्स होती हैं, जो कि आपस में मिलकर 33 जॉइंट्स बनाते हैं, राइट? अब जितनी ज़्यादा बोन्स होंगी, जितने ज़्यादा जॉइंट्स बनेंगे, वहाँ पे उतने ही ज़्यादा फेलियर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। वहाँ पे उसको मेंटेन करना भी उतना मुश्किल हो जाता है। आपस में ये बोन्स जिस तरीके से अलाइंड होती हैं, वो मेक श्योर करती हैं कि आपका जो पूरा ऊपर से बॉडी का वेट ट्रांसफर हो रहा है, वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, वो आपको सही से बैलेंस मिल पाए, राइट? वो इसका काम होता है, ठीक है? अब वो सारे बोन्स को, सारे जॉइंट्स को होल्ड करने के लिए आपके एंकल में 100 प्लस मसल्स एंड टेंडन्स, मतलब सॉफ्ट टिश्यू आप सोचो, 100 प्लस मसल्स एंड टेंडन्स हैं, और उसको मेंटेन करके रखने के लिए, उसको एक जगह पे स्ट्रक्चर देके रखने के लिए। और ये बोन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, ये सब आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं 3 आर्चेस, 3 फंक्शनल आर्चेस जिसको हम बोलते हैं। अब लोगों को यूजुअली 2 आर्चेस का पता होता है, और देखने में हम जाते हैं तो एक आर्च हमको बहुत इजीली दिखती है, जो हम देखते हैं कि हमारे पैर के अंदर वाली साइड ऐसे करके कर्व होता है, उसको हम आर्च बोलते हैं। अब ये आर्चेस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्चेस हम देखें कि हमने वैसे, जब हम देखते हैं कि कहाँ पे आर्चेस हमको दिखती है, हम लोगों ने, ह्यूमंस ने आर्चेस कहाँ पे बनाई है? आपने ब्रिजेस देखे होंगे, पुराने टाइम पे जो ज्यादातर ब्रिजेस बनते थे, वो ऐसे, उनके नीचे आर्चेस होती थी, राइट? अब वो आर्चेस क्यों बनाते थे? क्योंकि आर्चेस वेट ट्रांसफर करने में बहुत इफेक्टिव होती हैं, वेट को सही से बैलेंस करके रखने में बहुत इफेक्टिव होती है। तो इनफैक्ट हमारा जो बॉडी की एनाटमी है, वो भी इस टाइप से है कि हमारी बॉडी के फुट, हमारे फुट में 3 आर्चेस बनती हैं। एक अंदर वाली साइड होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियल आर्च, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। एक बाहर वाली साइड होती है जिसको हम बोलते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, और एक हमारे पंजे के थोड़ा पास में होती है और ऐसे ट्रांसवर्सली जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स आर्च, राइट? अब इन तीनों का काम होता है हमारा जो वेट है इसको सही तरीके से ट्रांसफर कराना, बॉडी में बैलेंस बना के रखना, राइट? इसको थोड़ा मूवमेंट भी इनमें होता है। जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च होती है, वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करती है। जब आप चलते हैं, पहले आपका हील टच होता है, राइट? फिर आपका जो फुट है वो पूरा फ्लैट होता है, जिसमें आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च जो है वो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। फिर क्या होता है, जब आप पैर उठा के आगे चलने जाते हैं, तब वो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च आपको आगे की तरफ मूव करने में भी हेल्प करती है। वो जो प्लांटर फेशिया होता है, वो टाइट होता है। आपका जब बिग टो जो होता है, वो जब फ्लेक्स करता है, वो जब मुड़ता है वहां पे, तो वो एक तरीके से जो है एनर्जी है उसको स्टोर करके रखता है। आपकी आर्च जो है और कर्व होती है, और फिर आप और आगे जाने में आपको हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से आपका चलने में ये जो आर्चेस है ये हेल्प करती है। अब ये हो गया कि हार्डवेयर क्या है, लेकिन अब इसको हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट भी कौन करता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने आपको बताया जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में इंटरनल डीप मसल्स जो होती हैं, वो काम करती है स्टेबिलिटी का और प्रोप्रियोसेप्शन प्रोवाइड करने का, सेंसरी इनपुट हमारा जो ब्रेन को प्रोवाइड करना होता है, राइट? तो आपकी 100 प्लस सॉफ्ट टिश्यू है यहाँ पे, तो उनमें से आपको प्रोप्रियोसेप्शन, वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं मसल्स, राइट? फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूरल एंडिंग्स होती हैं, राइट? वहाँ से आपकी बॉडी को पता चलता है कि क्या क्या नीचे सरफेस कैसा है, मुझे कहाँ पे ग्रिप करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा वेट आ रहा है, कहाँ पे कम वेट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें, और बैलेंस कैसे करना है, वेस्टिबुलर कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके जो ये मसल्स होती हैं, या आपके नर्व एंडिंग्स आती हैं, ये सब मिलके आपको वहाँ पे पता बताती है कि कैसे हमको नेविगेट करना है इस 3D स्पेस में। ये जो हमारा टेरेन है, इसमें हमको कैसे नेविगेट करना है। आजकल तो बहुत ईज़ी हो गया है, क्योंकि हर जगह देखते हैं एकदम फ्लैट सर्फेसेस हमने बना के रखा है। घर में एकदम फुल टाइल लगा के रखा है। बाहर जाते हैं, सड़क भी एकदम आजकल तो एकदम फुल बननी शुरू हो गई है अच्छी। आजकल गड्ढे भी नहीं होते ज़्यादातर सड़क में, राइट?
मॉल्स में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे भी फुल एकदम बढ़िया उन्होंने टाइल्स बना के रखी है, एकदम फ्लैट सर्फेसेस, राइट। आजकल तो काफ़ी सारे ट्रैक्स भी मैंने देखे हैं। पहले ट्रैक्स पे लोग जाते थे तो उनको थोड़ा जो टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन है, उस पे थोड़ा मुश्किल होता था चलने का। आजकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे स्टेप्स बना के रख दिए कि सीढ़ियाँ हैं एकदम प्लेन, आप बस सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आओ, ऊपर पहुंचो, सनसेट देखो और वापस घर को जाओ। तो वहाँ पे भी आप जो उनको सेंसेशन मिलना था, मतलब जो हमारे मसल्स थे, डीप मसल्स प्रोप्रियोसेप्शन प्रोवाइड करने के, उनको वो इनपुट मिलना ही बंद हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आप उनको मैन्युअली इनपुट देना जो है वो बंद करा दो, अपने जो मोटे कुशन्स वाले शूज आते हैं वो पहन के, या तो हमारा सराउंडिंग ऐसा हो जाए कि इनपुट ही कोई ना बचे। तो भी धीरे धीरे करके उनका फंक्शन जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, कनेक्शन वीक होना शुरू हो जाता है, वहां से भी कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हमारा जो हार्डवेयर है, मतलब जो हमारा एनाटमी है, हमारे फुट की बोन्स जो है, मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, ये और हमारा जो सेंसरी इनपुट जो होता है वो, इन दोनों का एक बैलेंस होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों को नेविगेट करना, एकदम बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, राइट। अब हम बात करते हैं, जब हमने बात की कि 2 पॉइंट होते हैं, या तो आप अपना सराउंडिंग ही एकदम प्लेन बना दो कि सेंसरी इनपुट ही ना मिले, या आपका फुटवेयर ही ऐसा हो जाए, आप इसको ऐसी एक चीज में बांध के रख दो अपने पैर को, जहां पे इसको कुछ पता ही ना चले कि कोई हल्का अनइवन सरफेस आया, कुछ पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि कुशन आपका ऐसा है कि उसको एब्जॉर्व कर ले, आपके फुट तक वो काम आने की जरूरत ना पड़े। अब ये चीज यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है कि हर किसी को एकदम मिनिमल कुशन शूज पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोगों में इनफैक्ट कुशन शूज पहनना इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए जरूरत होती है वो। लेकिन हम इतने ओवरली कुशन शूज पहनना शुरू कर दिए हमने। दूसरा चीज क्या हुआ है कि हमारा जो टो बॉक्स है, मतलब हमारे शूज में जहाँ पे हमारा पंजा आता है, जिसको हम टो बॉक्स बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइट होना शुरू हो गया है आजकल, राइट। अब देखो, हमारे नॉर्मल नेचुरल फुट का जो शेप होता है वो ऐसे होता है, एक वी टाइप में होता है। आपको एकदम अच्छे तरीके से देखना है तो आप बच्चों में देखो, एकदम आपको फुल वी दिखेगा वहां पे, वैसे होता है। और अभी आप क्या करो, आप देखो आपने कौन सा फुटवेयर पहना है, आपने कौन सा बूट पहना है, या कौन से सैंडल्स पहने हैं, या आपने कौन सा बेले पहना है, हील कौन सी पहनी है आपने। आप एक बार उसका शेप चेक करो एक बार, कि उसका टो बॉक्स जो है, जहाँ पे आपका पंजा आता है पैर का, उसका शेप कैसा है। वो आपके पैर की तरह ऐसे वाइड है, या वो उल्टा ऐसे पॉइंटेड है, राइट। अगर वहां पे आप एक पॉइंटेड टो बॉक्स यूज कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके जो टोस हैं वो कंप्रेस होना शुरू होते हैं, राइट। वहां पे कंप्रेशन शुरू होता है, तो आपका जो बिग टो है, आपका स्मॉल टो है, आप यहाँ पे इमेज में देखो कि कैसे, जब नॉर्मली आजकल जैसे टो बॉक्स के शूज आ गए हैं, हमारे फुट को कैसे जो टोस हैं आपस में पिंच करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, मैंने बताया कि जब आप चलते हैं, आपका जब हील ऑफ होती है, आपका जो बिग टोज जो है वो फ्लेक्स करते हैं, वो मुड़ते हैं, राइट। जैसे वो मुड़े, आपका जो प्लांटा फेशिया है वो टाइट होता है, एनर्जी स्टोर करता है विंच की तरह, और फिर वहां से एनर्जी उसको पुश करने में हेल्प करता है। लेकिन अब आपके टोस की अलाइनमेंट ही खराब हो गई, तो जितनी स्टेप्स आप ले रहे हो, जितने स्टेप्स आप चल रहे हो, उसके साथ वहां पे प्रॉब्लम और बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट। ओवरली कुशन शूज, वेरी नैरो टाइट टो बॉक्स के शूज, ये बहुत आजकल हमारे प्रॉब्लम इनकी वजह से आना शुरू हो चुका है, राइट। और कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का भी इसमें हाथ है कि ज़्यादा शूज़ बन पाए, इसलिए मटेरियल उतना हम कम कर देते हैं, वो भी है, राइट। लेकिन हमारा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो शूज़ पहनते हैं, हमारा फुट जिसमें दिन में 10 से 12 घंटे रहता है, वो उसका शेप कैसा है। अब आप देखो, आपका सॉरी, आप किसी के फ्रैक्चर होता है, राइट, उसको हम कास्ट लगाते हैं, 6-8 वीक्स के लिए हम कास्ट लगाते हैं, बाद में कास्ट को काट के अलग करते हैं। तो आपका, जैसे अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, तो आप सोचो वहां पे आपको कितना वीकनेस लगता है, राइट। वहां पे कितना स्टिफनेस आ जाता है, राइट। वहां पे मूवमेंट करने में भी कितनी प्रॉब्लम आती है, ये कंटिन्यूस होता है, राइट। लेकिन अब आप दिन में 8-12 घंटे अपने फुट को किसी रबर या लेदर के कास्ट में बांध के रखते हो, तो ओवरऑल
long period of time, that is also going to affect you in some way or the other, right? So वो समझना भी बहुत important है, राइट? ऑल राइट, तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम। तो ऑल दीज थिंग्स आर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब जो हमने आर्चेस की बात की थी, अब आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, जो आपका बिग टो होता है उससे हील के सेंटर की तरफ एक आर्च जाती है जिसको हम बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। ये प्राइमरीली शॉक एब्जॉर्प्शन के काम में करती है, राइट? फिर जो हमारे बाहर के साइड होती है, हमारे पिंकी टो की तरफ जो एक आर्च आती है उसको हम बोलते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, जो कि काम करती है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में आउटर एज को, राइट? और एक होती है ट्रांसवर्स आर्च, आपके जो टोज होते हैं उनके बॉल्स के थोड़ा सा पीछे की तरफ, जिसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना प्रेशर को पूरे मिड फुट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट? अब ये 3 आर्चेस तो होती हैं, और ये 3, अब आर्च आप देखो कैसा होता है कि एक पॉइंट उसका बॉटम पे होता है, फिर ऐसे घूम के ऊपर जाती है और दूसरा पॉइंट उसका बॉटम पे होता है। तो ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड होते हैं, बाकी सब हवा में रहते हैं, राइट? तो आप अब इसे ये समझो कि ये जो 3 पॉइंट्स बन रहे हैं 3 आर्चेस के, राइट? ये पॉइंट्स पे आपका वेट भी जाना चाहिए। आजकल लोगों का वेट बहुत आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, उनके आगे की तरफ बहुत वेट रहता है लेकिन हील की तरफ बहुत कम वेट रहता है। हाँ, फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा हो गया ये हील्स जब पहनते हैं वो, तो उसकी वजह से भी वेट आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, राइट? हमारे जो हील है, हील पे वेट बहुत कम आना शुरू हो जाता है। तो इक्वली लोड होने की बजाय अब हम अनइक्वली उन पे लोड देना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से भी हमारा फुट जो है वो कोलैप्स होना, आर्चेस जो है वो कोलैप्स होना शुरू होती हैं। क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए तो लोड दे सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे अगर हम अच्छे से स्ट्रक्चर को जैसे हमने वेट देना चाहिए, जैसे लोड ट्रांसफ़र करना चाहिए, उसकी बजाय हम सही तरीके से नहीं करें, तो ब्रिजेस भी आपने देखे होंगे, अगर लोड अनइवन ट्रांसफ़र हो रहा होगा, एक पॉइंट के बाद जाके वो टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो आपकी बॉडी भी वैसे ही है। धीरे-धीरे आपके आर्चेस कोलैप्स होने शुरू हो जाएँगे। आर्चेस कोलैप्स होने शुरू हुए तो हमने पहले ही देखे काइनेटिक चेन कैसे काम करती है। फुट आपका प्रोनेशन में गया तो ऊपर तक प्रॉब्लम आती है। और आप नोटिस करो अपने आप को भी चलते हुए, और लोगों को भी अब चलते हुए आप नोटिस करना कि आपके टोज़ कैसे हैं, सीधे सामने की तरफ पॉइंटेड है या बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं मतलब आपका जो आर्चेस है वो कोलैप्स होना शुरू हो चुकी हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका मोबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। आपके जो जॉइंट्स हैं जिस हिसाब से उनको मूव होना चाहिए था, वो रिस्ट्रिक्शन शुरू हो चुका है वहाँ पे। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इसको हम ट्राइपॉड फुट बोलते हैं। ट्राइपॉड जैसे होते हैं कैमरेज के होते हैं। अब ट्राइपॉड की 3 जगह पे ही वेट हमारा ट्रांसफर क्यों हो रहा है? अब देखो, अगर 2 पॉइंट्स होते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी इतनी नहीं बनती। बैलेंस के लिए एक 2 से ज़्यादा पॉइंट्स का कांटेक्ट चाहिए। अगर 4 पॉइंट्स होते हैं तो वो एक फ्लैट सरफेस पे तो सही तरीके से रहते हैं, लेकिन ज़्यादा उस पे मूवमेंट अगर अनइवन सरफेस हुआ तो वहाँ पे बैलेंस नहीं बनता सही से। अनइवन सरफेसेस पे भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना के रखने के लिए आपको 3 जगह का कांटेक्ट ज़रूरी होता है। इसलिए जब कैमरास के लिए भी जब बनाते हैं तो ट्राइपॉड ही बनाते हैं। बनाने को तो 4 पॉड भी बना सकते हैं वो, क्वाड्रापॉड, राइट? बट ट्राइपॉड बनाते हैं। हमारा फुट भी उसी प्रकार से ट्राइपॉड 3 जगह से उसका लोड ट्रांसफर होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनइवन सरफेसेस पे भी अगर हम हैं तो ट्राइपॉड जो हमारा कांटेक्ट है उससे वेट ट्रांसफर हो सकता है अच्छे से, गिवन हमारे आर्चेस मेंटेन्ड हो, हमारे आर्चेस कोलैप्स ना हुए हों। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आते हैं कि आर्चेस कोलैप्स होने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके आर्चेस हैं क्या। अब यूजुअली देखा जाता है कि थोड़ा इंटरनली अगर हम अंदर वाली साइड से देखें तो जो कर्व हमको दिखता है उसको हम बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो होती है हमारी वो। अब ये आपका आपको कर्व वहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि बिल्कुल नहीं दिखता। जब वो खड़े होते हैं तो एकदम फ्लैट होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट फुट। लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाई आर्चेस। इसको वैसे हम बोलते हैं पेस प्लैनस एंड पेस कैवस, राइट?
तो अब जो हाई आर्चेस होते हैं उनमें सपोर्ट आर्चेस को देना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आर्च आने से भी बॉडी में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ये एनाटॉमिकल चीज़ें होती हैं, राइट। फ्लैट फुट जब आता है तो उसमें आपके आर्चेस एकदम गायब हो जाती है, आपका फुट एकदम फ्लैट पड़ता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फ्लैट फुट की हम बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है एनाटॉमिकल फ्लैट फुट और दूसरा होता है सूडो फ्लैट फुट। एनाटॉमिकल फ्लैट फुट क्या होता है कि आपका खड़े हैं तो भी आपका फ्लैट फुट दिखेगा, एकदम फ्लैट पैर दिखेगा आपको, और अगर आपका पैर रिलैक्स्ड है या अगर आपका पैर लोडिंग में नहीं है तब भी आप अपने पैर को देखेंगे तो वहां पे एकदम फ्लैट सरफेस आपको दिखेगा। तो अगर ऐसा केस है तो फ्लैट फुट है आपका, जिसका मतलब आपकी जो एनाटॉमिकल बोन्स का पोजीशन है उसकी वजह से ही आपका फ्लैट फुट है। दूसरा जो सूडो फ्लैट फुट होता है वो कैसा होता है कि अगर आप खड़े हो तो आपको फ्लैट फुट दिखेगा, आर्चेस बिल्कुल नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप रिलैक्स स्टेट में हो, अगर आपका फुट लोडिंग में नहीं है तो आपको वहां पे कर्व दिखेगी, हल्की सी छोटी सी दिख सकती है, नॉर्मल कर्व भी दिख सकती है। तो वो होता है आपका सूडो फ्लैट फुट। मतलब वहां पे आपके जो जॉइंट्स, आपके मसल्स, आपके लिगामेंट्स जो हैं वो वीक हैं, उनकी ये आपके वीकनेस की वजह से आ रहा है, इम्प्रॉपर लोडिंग की वजह से आ रहा है, राइट। तो ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब फ्लैट फुट में क्या होता है, आपका पैर जो है इंटरनली कोलैप्स होना शुरू होता है, जिसकी वजह से नी में बहुत रोटेशनल और हिप में बहुत रोटेशनल जो है फोर्स लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नी एंड बैक पेन आना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है। हाई फ्लैट फुट में क्या होता है कि ओवर रिजिडिटी होती है, राइट। इसमें कई लोगों को शॉक लगने का वो होता है, मतलब इनका जनरली इंटरनल जो रोटेशन होता है चलते टाइम वो बहुत लोगों में जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उनको वो झटका लगने की वजह से कई बार बैक में पेन आना शुरू हो जाता है। तो हील से जो लोड ट्रांसफर होना होता है वो सही से नहीं होता। तो हाई आर्चेस में हमको आर्चेस को सपोर्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लो आर्चेस में फ्लैट फुट में भी आपको आर्चेस को सपोर्ट करना, अगर आपका फ्लैट फुट है, अगर सूडो फ्लैट फुट है तो आपकी आर्चेस, आपके जो मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स है उनको वापस स्ट्रेंथन करके स्ट्रक्चर को वापस मेंटेन करके लेके आना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। पोस्चरल डोमिनो इफेक्ट, मतलब जो हमने काइनेटिक चेन देखा था इसी का एक और फैंसी वर्ड है, ये फैंसी नाम है, राइट। अब डोमिनोज आपने देखे होंगे, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स एक के पीछे एक के पीछे एक लाइन से लगाया होता है, राइट। एक गिराते हैं, टक 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 एक एक करके सारे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब आप रोक नहीं सकते उसको, वो एक एक करके गिरते ही रहेगा, गिरती रहेगा। लेकिन अगर आपको रोकना है उसको तो आप क्या करो, आप किसी भी जगह से जहां पे अभी नहीं गिरा वहां से एक डोमिनो उठा दो तो वो गिरना बंद हो जाते हैं, राइट। उसी टाइप से आपका बॉडी है, आपके बॉडी में एक जगह पे कहीं पे गिरा डोमिनो तो वो पूरे चेन को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर आपने इसको सही टाइम पे देख के कि गिरना चालू हो चुके हैं डोमिनोज, जहाँ पे अभी तक नहीं गिरा है वहां से आपने वापस उसको डोमिनो को हटा के वापस जितने गिरे हुए डोमिनो है वापस खड़े करने नहीं चालू किए तो आपके बाकी से बचे हुए डोमिनो भी एक एक ना एक टाइम पे वो भी गिर जाएंगे, राइट। तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या, नी डीजनरेशन, सबसे पहले तो ये होगा, इनवर्ड रोटेशन होगा आपका नी का, राइट। आपका नी अंदर की तरफ जाना शुरू होगा। आप ऑब्जर्व करना, जो काफ़ी आपको दिखेंगे कि ओबीस लोग होते हैं उनको आप चलते हुए देखोगे तो आपको जनरली दिखेगा उनकी नीज ऐसे बहुत इंटरनली अंदर की साइड आपको जाते हुए दिखेंगे फुट से, और फिर ऐसे हिप की तरफ ऐसे बाहर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, राइट। तो वो उनके नी इंटरनली बेंड होना, रोटेट होना शुरू हो गया है, एक ट्विस्टिंग फोर्स भी आती है, राइट। आपके मेनिस्कस जो हैं, आपके नीज के बीच में जो सॉफ्ट कुशन होते हैं जो एब्जॉर्व करते हैं शॉक को, शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए होते हैं, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आना शुरू हो जाता है। वो आपके वो शॉक एब्जॉर्बर गए तो आपके बोन्स के ऊपर डायरेक्ट लोड आना शुरू हो जाता है, जिससे ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। फिर क्या होगा, हिप इंस्टेबिलिटी। अब ये नी एक अंदर की तरफ गई, एक बाहर की तरफ है, उसकी वजह से ऊपर में भी कुछ ना कुछ इम्बैलेंस आएगा, इंस्टेबल हुआ। आपका नी साइड में टिल्ट हो सकता है, आगे की तरफ टिल्ट हो सकता है, पीछे की तरफ टिल्ट हो सकता है। तो
ये प्रॉब्लम्स आएगी, अब क्या होगा, आपके जो ग्लूट्स होंगे वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, राइट। आपके हिप फ्लेक्सर जो होंगे उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपके वॉकिंग में आपको सही से वॉकिंग के लिए लेके आना, राइट। तो ये आपके हिप में प्रॉब्लम लेके आएगा, हिप में प्रॉब्लम आया, वहीं से आपका लंबर रीजन जो है कनेक्टेड है, आपकी स्पाइन कनेक्टेड है, उसमें प्रॉब्लम हुआ, आपका पेल्विस जो है वो शिफ्ट हुआ, आपके बैक का कर्वेचर बढ़ जाएगा, अगर आपका वेट आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो लॉर्डोसिस बढ़ जाएगा, बैक का कर्व जो होता है, उसकी वजह से डिस्क में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। फिर वहाँ से आपका नर्व इम्पिंजमेंट हो सकता है, आपके फैसेट जॉइंट्स जो होते हैं वो उनका डिजनरेशन शुरू हो सकता है, डिस्क जो है डिस्क डिहाइड्रेट होना शुरू हो सकते हैं, डिस्क डिहाइड्रेट हुए तो डिस्क का टीयर होना बहुत ईजी हो सकता है, राइट। डिस्क बल्जिंग हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम आपको शुरू होंगी। अब आपके लंबर में प्रॉब्लम हुआ तो आपका जो थोरैसिक स्पाइन है उसमें कर्व आना शुरू हो जाएगा, आपका जो रिब केज है वो बहुत अंदर की तरफ मुड़ना चालू हो जाएगा, एकदम से स्टक हो जाएगा, राइट। उसकी वजह से आपका नेक में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, और कई लोगों में फिर यहाँ पे जॉ में भी बहुत ज़्यादा टाइटनेस आनी शुरू हो जाती है, राइट। कई लोगों को माइग्रेन जो होता है, सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन जो होता है वो भी होना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन कैसे होता है कि जब हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, तब क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो पीछे की तरफ से ब्लड जा रहा होता है ऊपर, वो वहाँ पे छोटे छोटे मसल्स होती हैं जिनके थ्रू वो कैपिलरीज वेसल्स जो है जारी होती है, आर्टरीज एंड वेन्स आपके। जब वो मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, सब ऑसिपिटल्स मसल्स हम उनको बोलते हैं, अ, उस वो जब टाइट हो जाते हैं तो वो आपका जो ब्लड फ्लो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वो रेस्ट्रिक्ट हुआ तो आपके जो ब्रेन, आपका स्कल के अराउंड जितने मसल्स हैं उनको ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सर्वाइकोजेनिक हेडेक में डॉक्टर्स बोलते हैं कि ज़्यादा टेंशन लेने से सिर दर्द शुरू हो जाता है। टेंशन लेने से क्या होता है, वो मसल्स आपकी टाइट होना शुरू हो जाती हैं, वो हुई, आपका ब्लड सप्लाई बंद हुआ, आपका हेडेक शुरू हो गया। तो ये एक पूरा का पूरा एक लूप बन जाता है, और ये लूप इसी को फीड करते 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 धीरे धीरे और प्रॉब्लम्स जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्शन इसके ऊपर लेना। जितनी जल्दी हमें पता चला कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उससे भी जल्दी हमें उस पर एक्शन लेना शुरू करना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इनएक्शन जो है, आपको यहाँ देखो कि आप अपने अगर एक्शन आज नहीं लोगे तो चांसेस है कि आगे जाके आपका हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। आपको हिप में, नी में पेन, डीजनरेशन इतने बढ़ जाएंगे, इंडिपेंडेंस आपका चला जाएगा, राइट। नहीं करेंगे, टाइम के साथ धीरे धीरे पता चलेगा। पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सांस किसी की, अगर हम किसी को ब्रीदिंग किसी का रोक दें तो इमिडिएटली पता चलता है कि ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। किसी को पानी देना छोड़ दें, हम पानी ना पीने दें किसी को, तो कुछ घंटों में पता चल जाता है कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। खाना ना दें तो वैसे तो क्योंकि हम लोग को मिलता रहता है, ये लोग हम इतनी इंपॉर्टेंट समझते नहीं है, लेकिन जब हमको ये नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद पता चलता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। पानी ना दे किसी को तो कुछ घंटों में पता चलता है, खाना ना दे तो कुछ आपको दिनों में पता चलता है। और इसी तरीके से आपके जो मसल्स हैं, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जॉइंट हेल्थ है, इनके लिए आपको कम से कम 10, 15, 20 साल लगते हैं पता चलने के लिए कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, जो आज आपने इनएक्शन किया। आपने इनका ध्यान नहीं रखा, आपने इनको सही से मूवमेंट नहीं दिया, आपने इनको सही से न्यूट्रिशन नहीं दिया, आपने सही से इसको हाइड्रेशन नहीं रखा, राइट। तो वो जो है लॉन्ग टर्म में आपको पता चलता है, लेकिन जब पता चलता है उसके बाद उसको वापस ठीक करना बहुत जो है टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, और उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी बन जाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट वी ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट, राइट। पोस्चरल चेंजेस की वजह से, पोस्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारी बॉडी में डिजनरेशन होता है, जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसको द सूनर वी टेक केयर ऑफ इट द बेटर इट विल बी। अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती हमारी। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी मूव
we have to make sure that we move in a right way under guidance. That is very important, because सबका जो बॉडी है स्ट्रक्चर अलग है, सबके बॉडी में कॉम्पनसेशंस जो हैं वो अलग हैं। आपके बॉडी में कौन सा कॉम्पनसेशन है उसको फाइंड आउट करके उसके लिए क्या मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी मूवमेंट को हमें होल्ड करके रखना है थोड़ी देर में, वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर दैट गाइडेंस एंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू सीक, राइट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड. अब एक छोटा सा ना हम लाइव टेस्ट अभी कर लेते हैं आपकी फुट हेल्थ को असेस करने के लिए. अब इतने मेरे लेक्चर में आपको ये तो समझा होगा कि फुट हेल्थ में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपके बिग टो का, मतलब आपका जो पंजे की उंगली, पैर की उंगलियां होती है उसमें जो बड़े वाला अंगूठा होता है उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो इसका हम एक टेस्ट अभी करते हैं. आप क्या करो, सारे के सारे अपने जो भी आप कर रहे हो वो छोड़ो, 1 मिनट के लिए फोन अपना साइड में रखो, लैपटॉप अपना साइड में रखो. शूज अगर आपने पहने हैं तो शूज आप उतारो, फ्लैट सरफेस पे आप खड़े हो शूज एंड सॉक्स उतार के, राइट. फ्लैट सरफेस पे खड़े होना है. जो हमने ट्राइपॉड की बात की थी वहां पे आपको तीनों पॉइंट्स पे इक्वली वेट अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है. और आप क्या करो, आप अपना सिर्फ बिग टो जो है, बड़ा वाला अंगूठा जो है उसको उठाओ. बाकी सारे के सारे 4 उंगली नीचे रहने चाहिए, राइट. फ्लैट रहने चाहिए, उनको भी कर्व होना भी नहीं चाहिए, वो फ्लैट रहने चाहिए और सिर्फ आपका बिग टो उठाने की आप कोशिश करो. और आप मुझे करके बताओ कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, राइट. आप कमेंट सेक्शंस में बताओ कि यू आर एबल टू डू इट या नहीं. अब बिग टो की हमने इतनी इंपॉर्टेंस की बात ऑलरेडी की है, एक बार चेक करके भी हम बता देते हैं. हाँ, तो नो, नहीं, राइट, नो, ओके. कोई भी है जो कर पा रहा है? हितेंद्र जी ने थम्स अप दिया, आई थिंक वो कर पा रहे हैं. मंजू भगत जी कर पा रहे हैं. सब उठ रहे हैं. अच्छा, तो बिग टो उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ के साथ बाकी सब भी उठ रहे हैं, राइट. मंजुनाथ पाटकर जी बोल रहे हैं कि यस वो उठा पा रहे हैं. अब देखिए, राइट, यस यस, नो, बाकी सब भी उठ रहा है. ओके, हाँ, बाकी सब भी उठ रहे हैं. ओके, तो अब आप देखो कि अगर आप अपना बिग टो उठा नहीं पा रहे बाकी सबको नीचे रखे हुए, तो आपका मूवमेंट के ऊपर कितना लॉस हो चुका है. रेस्ट भी उठ रहा है, राइट. तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपको अपने फुट का ध्यान देना, फुट हेल्थ के ऊपर फोकस करना और इम्पोर्टेंट हो गया है, राइट. ये तो एक छोटा सा टेस्ट था, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ये टेस्ट कर सकते हैं. हमारे आर्चेस को असेस कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं कोई लोग नहीं कर पा रहे, कोई लोग कर पा रहे हैं, राइट. तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे, राइट. ये आपका थंब में ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, मतलब जितनी बार आप चल रहे हो कुछ ना कुछ और उसको आप एड ऑन कर रहे हो, राइट. वॉकिंग के टाइम जब हमारा हील ऑफ होता है उस टाइम पे हमारे फुट का जो हमारा बिग टो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमको आगे की तरफ पुश करने में. अगर यहाँ पे आप नहीं कर पाए तो चांसेस हैं कि आपका जो पैर के नीचे के तलवा है, उस प्लांटर फेशिया जहाँ पे होता है, प्लांटर फेसाइटिस आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप ये टेस्ट में फेल हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. चांसेस है कि वो बहुत आपका प्लांटर फेसाइटिस होने के बहुत चांसेस है क्योंकि आपका बिग टो एंड प्लांटर फेशिया कनेक्टेड है आपस में, राइट. अब इसका क्या है कि अगर आप नहीं कर पा रहे, आपका जो वेट लोडिंग है वो भी बिगड़ा हुआ है, मतलब वहां से आपके नी में, आपके हिप में भी कनेक्शन जाता है, तो आपके ग्लूट्स भी धीरे धीरे करके वीक होना शुरू हो सकते हैं. ग्लूट्स का जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो सकता है. आपके हिप्स में प्रॉब्लम आना, आपके नीज में प्रॉब्लम आना, ये बहुत एक कॉमन चीज हो सकती है आगे चल के आपको. ऑलराइट, तो छोटा सा टेस्ट था ये, लेकिन इससे आपको पता चल गया कि आपको ध्यान देने की कितनी ज़रूरत है अपने आप को, राइट, आपके फुट की हेल्थ को. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये करने के लिए ही अभी हम क्या करेंगे कि अब पार्ट 2 रिक्लेमेशन क्या है. एक हम 3 डेज का एक शॉर्ट कोर्स हम लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि डे 1 के ऊपर आपका जो हार्डवेयर है कैसे उसको सही करना है, आपके जो टोज है, आपके जॉइंट्स जो हैं, आपके मसल्स जो हैं, उनका हमको कैसे टेक केयर करना है. जिसके डे 2 में हम सीखेंगे कि कैसे हमको हमारे जो सेंसरी इनपुट है, हमारा जो बैलेंस है,
हमारे जो मसल्स वीक हो चुके हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए क्या-क्या एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, हमारे जो आर्चेस कोलैप्स हो रहे हैं, आर्चेस के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, हमारा जो रेंज ऑफ मोशन कम हो गया है, रेंज ऑफ मोशन वापस इंक्रीज़ करने से हमारी बॉडी में कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैसे हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डे 2 में सीखेंगे और डे 3 में पूरा पोस्चरल आपका काइनेटिक चेन कैसे कनेक्ट होता है, वॉकिंग पैटर्न आप कैसे अपना सही कर सकते हो और पूरा पोस्चर आप अपना कैसे रीसेट कर सकते हो, इसको हम सीखेंगे। तो दिस इज़ अ 3 डे शॉर्ट कोर्स व्हिच वी आर लॉन्चिंग टुडे। दिस विल बी ऑन मंडे, मतलब आज सैटरडे है, मंडे को ये शुरू होगा। सो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन नेक्स्ट वीक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने फुट को वापस उस तरीके से मूव कराना शुरू कर सकते हो जैसे उसको करना चाहिए। कैसे आपके फुट की मसल्स को आप ट्रेन कर सकते हो जैसे उनको वापस उनकी हेल्थ, उनके स्ट्रेंथ वापस मिल पाए। कैसे आप अपना अलाइनमेंट सही कर सकते हो, कैसे आप अपना बैलेंस ठीक कर सकते हो। अगर एंकल में कोई भी इंजरी होती है तो आपको पता है कि एंकल ट्विस्ट होने के बाद रिकरिंग उसका बहुत कॉमन हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि एंकल का प्रॉपर रिहैब इज़ वेरी टफ टू डू, राइट? बहुत हार्ड है एंकल रिहैब करना, क्योंकि इसका एंकल का हम डेली यूज़ करते ही हैं। चाहे हम एक बार को जॉगिंग पे ना जाएँ, रनिंग पे ना जाएँ, लेकिन चलना तो हमें फिर भी पड़ता ही है। आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं हुई कि हमें चलने की भी ज़रूरत ना पड़े, राइट? तो उसको प्रॉपर रेस्ट देना, कैसे वो प्रॉपर रेस्ट के साथ लोडिंग भी उसका कैसे देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंकल रिहैब के लिए। और इसीलिए वो इतना टफ भी बन जाता है। एंकल की वापस स्टेबिलिटी, वापस एंकल की अलाइनमेंट और वापस एंकल में बैलेंस लेके आना, that is something which is really tough but which is really important to do. So that is something which we will be learning in the next 3 sessions of this course, right? So that was it from my side. Next slide. uh, for today's session, that was it. For now, it is over to you, Amukta, and let's see if you have any questions. आप लोग hand raise करके पूछ सकते हैं या तो आप comment sections में डाल सकते हैं, and then we can take the questions. Amukta, we can't hear you. Uh, Yeah, yeah, Hello. yeah, now we कैन can. यू हियर मी नाउ? Yeah. यस, या। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हरमन, आपने हमें इतने अच्छे से समझाया कि फुट कितना इम्पोर्टेंट है। इवन दो देखा जाए तो अपने बॉडी के बाकी पार्ट्स के हिसाब से हमारा फीट कंपैरेटिवली छोटा होता है, लेकिन उस पे कितना वेट वो सहता है। हम लाइक पूरे दिन जब से हम उठते हैं वापस जब सोने जाते हैं तब तक हम अपने पैरों पे होते हैं। हम इधर-उधर चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं एक्सरसाइज करने में। लाइक हम इतना यूज़ करते हैं अपने फीट को, लेकिन क्या हम उतना ही केयर करते हैं, उतनी ही सर्विसिंग करवाते हैं जितना हम बाइक्स एंड कार्स तो यूज़ करते हैं, उनकी सर्विसिंग हम रेगुलरली करवाते हैं और रेगुलरली नहीं करवाते हैं, तो आपको पता ही है कितना प्रॉब्लम आता है। उसके हार्डवेयर में प्रॉब्लम होगा या फिर उसके अगर हम ईवी यूज़ कर रहे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ग्लिच आ जाता है। तो यही ग्लिच आपको भी हो सकता है। एंड जैसे हमने एक छोटा-सा टेस्ट किया उससे हमें पता चला कि ओके, कुछ तो गड़बड़ है। एंड अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो लाइक डॉक्टर हरमन ऑलरेडी मेंशन्ड, आप ये कोर्स जॉइन कर सकते हैं। आपको कोर्स की डिटेल्स अभी कमेंट बॉक्स में मिल जाएँगे और साथ ही साथ आपको कोर्स की डिटेल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएँगे, कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए। अगर आपको कोर्स की डिटेल्स नहीं मिलते हैं, जॉइनिंग नहीं लिंक नहीं मिलता है, तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि फीट की सर्विसिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ हमें ये डेली दौड़ने में, भागने में बहुत हेल्प करता है। एंड जब हमें कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको पता है कि ये डॉक्टर हरमन ने पहले भी बताया था, थोड़ा-सा कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो 1-2 दिन में दिखता है, पानी की कमी, खाने की कमी। लेकिन अगर हमारे मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, हमारे फीट में कुछ प्रॉब्लम आता है, वो धीरे-धीरे करके वो एक इकट्ठा होके एक्यूमुलेशन उसका होके 15-20 सालों में वो हमें फिर इश्यू आता है। हमें चलने में प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं और जैसे डोमिनो इफ़ेक्ट होता है,
एक से स्टार्ट होगा, हमारे फीट से हमारे एंकल पे जाएगा, एंकल से नी से हिप्स, टू अ पॉइंट की फीट का प्रॉब्लम हमारे जॉस से भी कनेक्टेड हो सकता है। ये मुझे आज ही पता चला, थैंक्स टू द मास्टर क्लास। मुझे अभी तक नहीं पता था कि जो थोड़े बहुत माइग्रेन के इश्यूज जो मुझे होते थे वो किस लिए होते थे। मैं सोचती थी कि मेरे जॉज में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो थोड़ी कम बात करने वालों में से हूँ, कैसे। फिर आज मुझे समझा, ओके ये सारे मेरे फीट के कारण हो सकता है। तो मैं तो खैर क्लास तो ज्वाइन करूंगी ही, क्योंकि मैं होस्ट करने वाली हूँ ये सारे क्लासेस। एंड आपको भी मौका है ज्वाइन करके सीखने के लिए, बिकॉज नॉलेज आपको इंटरनेट पे जाओ, आपको हर जगह मिल जाएगा। आप गूगल करो, यूट्यूब करो, आपको सब मिलेगा। लेकिन आपके लिए स्पेशली क्यूरेट करके, आपके लिए स्पेशली आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए यहाँ पे तो डेक्सन क्लिनिक्स की तरफ से डॉक्टर हरमन ही है। तो जाइए, ज्वाइन करिए। विद दैट से थैंक यू सो मच डॉक्टर हरमन फॉर दिस वंडरफुल क्लास। हमें बहुत अच्छे से आपने समझाया। आपने हमें ये भी समझाया कि कौन से शूज पहनने चाहिए, ज्यादा कुशनिंग भी नहीं पहननी चाहिए और ज्यादा हार्ड भी नहीं होने चाहिए, हमारे सोल्स कैसे होना चाहिए, हमारा वाइट टो बॉक्स होना चाहिए। तो थैंक यू so much, and if we have any questions we can take them. We have any questions? Manjunath sir, please unmute yourself. Yes, morning. Thank you so much. Wonderful session. Good morning. Good तो morning. morning. तो मैंने वो आपने जो बोला वो किया, वो हो पा रहा है। जो आपने जो हमारे पैर की जो उंगली जो उठाने के लिए बोल रहे हैं, वो दोनों पैर का इंडिविजुअली भी हो रहा है। बट एज ए प्लेयर, बिकॉज मैं थोड़ा बेयर फुट में प्रैक्टिस कर रहा था वॉलीबॉल का, तो वो टाइम में एक पत्थर लग के, जो ग्राउंड में थोड़ा मट्टी नया डाला हुआ था, रोलर नहीं डाला था, वो टाइम में थोड़ा सा पत्थर आपका था मंजुनाथ उसमें सर, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। निकिता, इधर से बढ़ा सकते कम हैं आ। क्या हम आवाज? मेरा आवाज तो फुल है। नाउ क्लियर? One second, just give us. ओके। Can we increase the volume? हाँ जी मंजुनाथ सर। या सो नाउ ऑडिबल? या ओके। सो मेरा ये सवाल कि बेयर फुट में खेल रहा था थोड़ा टाइम के लिए, उसमें मुझे बहुत सारे बेनिफिट हो गए। बट थोड़ा टाइम ग्राउंड में थोड़ा रिपेयरिंग हुआ था, वो टाइम में मैं खेल रहा था, तो एक छोटा सा पत्थर के ऊपर से मैं जंप किया। ओ मतलब जंप ओके। करके लैंडिंग हो रहा था, तो मेरा पैर को जो बीच का जो हिस्सा है ना, मिडिल का, वो लेफ्ट पैर का, वो थोड़ा दर्द होने लगा। तो इनिशियली मैं वो इग्नोर कर रहा था। बट अभी क्या हो रहा है कि उधर दर्द थोड़ा सा हल्का सा है। बट मुझे पता नहीं, अभी मेरा जो लोअर बैक है उधर कभी कभी क्या होता है, जैसे थोड़ा बेंड होके स्ट्रेट होता हूँ, तो कभी कभी करंट शॉक की तरह लग रहा है। तो राइट। वो उसके वजह से है या क्या है? और एक क्या है कि मेरा जो नेक है, तो उधर भी थोड़ा मूवमेंट में थोड़ा लाइट दर्द आने लगा। ये रिसेंटली एक हफ्ते से हो रहा है। मैं इसके लिए क्या कुछ सपोर्ट मिल सकता है, या इसका वजह क्या जान सकता हूँ, या उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके। तो जब आपने बताया कि आप बेयरफुट खेल रहे थे, ग्राउंड में कुछ काम चल रहा था, इंजरी हुआ आपके लेफ्ट फुट में, राइट? हम्म। तो जब भी इंजरी होता है, क्या होता है कि उस टाइम के लिए उस चीज को यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होता, उसको थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत होती है। तो हमारा माइंड क्या करता है, वो मसल्स को यूज करने की बजाय उसका काम दूसरे मसल्स को देता है और उसके थ्रू वो काम करने का कोशिश करता है। लेकिन जब तक वो इंजरी रिपेयर होती है, तब तक क्या होता है, हमारे माइंड का और वो मसल का जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। एंड हमारा एक दूसरा जो है मूवमेंट पैटर्न बन जाता है, जिसमें हम दूसरी मसल को यूज करके काम कर रहे होते हैं, जिसका काम वो मूवमेंट प्रोवाइड करना नहीं होता, राइट? तो इंजरीज के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वापस से हम मूवमेंट पैटर्न जो है सही से डेवलप करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप बोल रहे हैं कि आपके बैक में इशू रिसेंटली आना स्टार्ट हुआ है, दैट कैन बी रिलेटेड टू दैट इंजरी। बट ज़्यादा
अगर हमको समझना है तो उसके लिए एक प्रॉपर पोस्चरल एग्जामिनेशन हमको करना पड़ेगा। एंड आपकी बैक में, आपकी नेक में रिसेंटली 1 हफ्ते से आप बोल रहे हैं कि आना शुरू हुआ है, तो बैक एंड नेक तो डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड, बट द बैक एंड फुट जो है वो कनेक्टेड है या उसका कोई अलग रीजन है, दैट वो समझने के लिए विल हैव टू डू अ प्रॉपर पोस्चरल एग्जामिनेशन, वो हम कर सकते हैं। बट उसका सपोर्ट आपको डेफिनेटली क्लिनिक से, यू विल ऑलवेज हैव आवर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। कल मेरा मैच है, इसके लिए मैं थोड़ा रेस्ट भी नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैंने ओके, अभी रिसेंटली नया शूज भी लिया, उसका अकॉर्डिंग अभी थोड़ा मतलब दर्द है, फिर भी खेल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द आरजीजीएल स्पाइरुलिना एंड लाइन्समैन कॉर्डिसेप यस, एरिथ्रोबोन अस्थि समारका, ये सब राइट, थोड़ा मैंने इग्नोर किया, इंक्रीज किया, और शिलाजीत भी साथ में लेना शुरू किया, देन आई एम एबल टू बेयर दैट पेन एंड प्ले। सो कल राइट, मैच होने के बाद आई विल ट्राई टू रिकवर दिस इंजरी एंड आई विल जॉइन दिस सेशन। और ये डेफिनेटली। प्रीमियम प्रीमियम जो पैकेज है वो मैं लेके रखा हुआ हूँ, तो कैन आई ज्वाइन विद थ्रू दैट और दिस एडिशनल होगा? प्रीमियम पैकेज, विच प्रीमियम पैकेज? वो जो हमारे डॉक्टर स्नेहा कर रहे थे ना, उसमें वन नहीं नहीं, ईयर का जो पैकेज है। दैट इज डिफरेंट, वो क्लिनिक्स का नहीं है। ओके 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 ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू राइट। सो मच, आई विल एंड जॉइन दिस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात भी करी मंजुनाथ सर, दैट ऑल द सप्लीमेंट्स दैट यू आर टेकिंग, राइट। अब अमुक्ता ने बताया कि गाड़ी की सर्विसिंग अगर हम टाइम से नहीं कराते तो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। मतलब गाड़ी चल रही है, सर्विसिंग उसकी नहीं कराई सही से तो प्रॉब्लम आती है, गाड़ी नहीं चल रही तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन आजकल तीसरी प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो गई है। E20 पेट्रोल जब से आया तब से गाड़ी चल रही है, सर्विसिंग हो रही है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आपका न्यूट्रिशन भी प्रॉपर होना चाहिए, राइट। तो वो न्यूट्रिशन पे फोकस करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड थिंग मंजुनाथ सर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन एज या या, थैंक यू सो मच, विल मीट ऑन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू। वेल। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सॉरी, सुनीति तिवारी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर, मैं सुनीता तिवारी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। सर, मैं मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं जैसे ये कंधा है सब कुछ एक्सरसाइज करूँ, लेकिन अगर ये ऊपर ऐसे आती हूँ तो यहाँ उठाने पे दोनों जॉइंट में दर्द, मुझे पेन होता है। नहाते धोते समय कपड़ा उतारना उतरना तो इसमें से दुख होता है। समझा नहीं मैं, एक बार आप वापस बताएंगे प्लीज। सर मेरा एक कंधा, ये जॉइंट है ना दोनों, ये जॉइंट में पेन होता है और ये रीढ़ में। हिप जॉइंट में? जी, यहाँ पे ये दोनों पे जॉइंट शोल्डर। और ये रीढ़ में। ओके, जी, तो और कब से थोड़ी होता है देर पेन आपको? सर मुझे अब तो थोड़ा कम है, पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम है। एक्सरसाइज भी करती हूँ जो मुझसे बनता है, जैसे एक घुमा करके ऐसे करना, हाथ थोड़ा ऊपर नीचे ले आना, ताली पीटना, ये सब करती हूँ। लेकिन फिर भी अभी अभी ये रहता है, दोनों जॉइंट में ज्यादा ही रहता है। नहीं नहीं, अच्छी बात है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड इट इज वेरी गुड दैट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड ये जो चीज़ है एक्सरसाइज के साथ ही ठीक होगी। लेकिन एक्सरसाइज में ये एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है कि एक्सरसाइज में आपको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना होता है। मतलब धीरे धीरे आपको अपनी एक्सरसाइज जो है उसको भी एडवांस करना पड़ता है, राइट। तो वो एक्सरसाइजेस आप एडवांस अपनी करते रहिए धीरे धीरे। आप अपना वार्म अप एंड बाद में एक्सरसाइज के कूल डाउन, इसका भी आप ध्यान रखिए, राइट। तो धीरे धीरे जब ये मसल्स वापस इनमें कनेक्शन सही से आएगा, स्ट्रेंथ सही से आएगी, तो वो पेन भी चला जाएगा। बट द थिंग इज, पहले आपको वार्म अप, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन, ये सब चीज़ें का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। आप एक्सरसाइज करते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्लिनिक के नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको हम क्लिनिक की तरफ से सारी सपोर्ट देंगे। एंड बैक पेन के लिए स्पेसिफिकली हमने एक कोर्स भी किया था पहले, आप क्लिनिक में एक बार बात कीजिए, आपको वो लोग बताएंगे। बैक का जो हमारा बैक पेन के लिए कोर्स था, स्पेशल कोर्स, वो हम आपको देते हैं, आप वो भी लीजिए, वहाँ पे भी आपको समझेगा बैक के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके हाँ जी, ओके। सर, गुड या, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? I have overpronation in my right foot and having heel pain
for last 1 week. अर्चना जी, वी हैव कमेंट्स में हमारा अर्चना जी ने क्वेश्चन पूछा है कि राइट फुट में उनको ओवर प्रोनेशन है, हील पेन उनको हो रहा है वो लास्ट 1 वीक से। तो अर्चना जी, आप एक बार क्लिनिक के हमारे इसमें कांटेक्ट कीजिए, वरना अगर आप कोर्स लेते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि वो ओवर प्रोनेशन जो आपका हो रहा है दैट इज फ्लैट फुट की वजह से, या वो हमारा सूडो फ्लैट फुट हो रहा है, आपका पोस्चर की वजह से हो रहा है, आपके हिप के इंटरनल रोटेशन कम हुआ है, किस वजह से हुआ है। वंस वी फिगर दैट आउट, वो ओवर प्रोनेशन में हमारे जो मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसको हम थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, धीरे धीरे अपने आप वो ओवर प्रोनेशन ठीक होगा एंड आपका हील पेन भी चला जाएगा। बट फॉर नाउ आप अपने फुट पे, अपने हील पे आप कोई एक बॉल लेके, टेनिस बॉल होती है जो, उसको ग्राउंड पे रख के हल्का हल्का वेरी लाइटली आप मसाज कर सकते हैं उसको, तो उससे आपको पेन में बहुत आराम मिलेगा। तो यू ट्राई दैट फॉर वंस फॉर नाउ, एंड इफ यू टेक द कोर्स तो उसमें हम आपको डीपली बताएंगे, वरना आप क्लिनिक में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली टेक अप द केस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं धनबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर एक्चुअली मुझे 2020 में ACL इंजरी हुई थी राइट लेग में, ओके। और करीबन 1.5 साल तक मैं बेड पे रहा था, और उसके बाद फिर मैंने चलना शुरू किया, अभी ठीक हूँ। बट क्या है कि उस समय से लेग पैर में मेरा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जो कि राइट लेग राइट। में चोट लगा हुआ था, जिसके चलते हाँ जी। लेफ्ट लेग में थोड़ा ज़्यादा लोड देते थे, राइट। और उसको हम बहुत कोशिश करते हैं मैनेज करने का। हाँ जी। बट लगातार हमको ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि मेरा पैर का जो एड़ी का हिस्सा है और सामने टो का बहुत ज्यादा प्रेशर में हम पैर रखते हैं, ओके। और मतलब वो शूज पे भी वो दिखता है कि काफी ज्यादा दबा हुआ टाइप का दिखता है। तो हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? और ओके। लेग पैर का जो मतलब जो हिस्सा जमीन पे टच करता है, वो लगता है जैसे ज्यादा दबाव में रहता है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमने बात की थी ना, कि हमारी बॉडी कॉम्पनसेटरी मूवमेंट पैटर्न्स बनाती है। एक जगह चोट लगती है तो उसकी बजाय किसी और चीज़ को यूज़ करती है, और बाद में उसी चीज़ को यूज़ करते रहती है। वापस से हमें इसको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बताया आप ऑपरेशन के बाद 1.5 साल तक आप बेड पे थे, उसके बाद आपने चलना फिरना शुरू किया, तो वो बहुत एक ना लंबा समय हो गया। 1.5 ईयर, यूजुअली इतना नहीं होता। आपके केस में आई डोंट नो व्हाई इट टुक सो लॉन्ग। वापस से आपके राइट फुट को हमें इंडिविजुअली उसको स्ट्रेंथन कराना, इंडिविजुअली उसकी मसल्स को ट्रेन करना, उनको और हमें सपोर्ट देना, राइट। उसके बाद हमें आपकी हिप देखनी पड़ेगी, हिप में कॉम्पनसेटरी मूवमेंट तो नहीं आई कि जिसकी वजह से आपका लेफ्ट पे ज़्यादा वेट जा रहा है, राइट। आपके ग्लूट्स की स्ट्रेंथ कैसी है वो चेक करना पड़ेगा हमको एक बार, एंड उसके बाद वी विल गेट टू नो कि व्हाई दैट इज हैपनिंग। डेफिनेटली रॉन्ग मूवमेंट पैटर्न तो बना है, जिसको ब्रेक करके हमको वापस से जो राइट मूवमेंट पैटर्न है उसको लेके आना है। फॉर दैट आपको रेपिटेशंस बार बार करनी पड़ेगी। आप एक बार क्लिनिक में कांटेक्ट कीजिए, वी विल डू अ कंसल्टेशन, आपके केस के लिए स्पेसिफिकली देखेंगे और क्या क्या कंडीशंस आपके केस में आई थी, एंड देन उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ऑलराइट। ओके सर। राइट। बट आप अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने फुट केयर का, और आप कॉन्शियसली थोड़ा राइट साइड को ज़्यादा यूज़ करने का कोशिश कीजिए। वेट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स पे होता है आपके फुट में, तो 3 पॉइंट्स और दोनों पैरों में इक्वली आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अभी कॉन्शियसली थोड़ा थोड़ा आप करना शुरू कीजिए, ज़्यादा इमीडिएटली फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू होगी। ओके सर। राइट। ओके। अर्चना जी कमेंट सेक्शन में पूछ रही है कि वेयर इज योर क्लिनिक लोकेटेड। सो आवर क्लिनिक इज लोकेटेड इन पुणे आउंद, बट वी टेक टेली कंसल्टेशंस एज वेल, एंड वी प्रोवाइड सर्विसेज at your home as well, right? So that is our USP. So you can, if you are in Pune, you can definitely come to our clinic, but if not, we can take online teleconsultation as well. Right. We have next question. Radhe Shyam ji, please unmute yourself. ओके। अक्षत जी का कमेंट्स में एक आया है क्वेश्चन, सर आई एम अ रनर एथलीट, मेरे हील में मॉर्निंग में बहुत पेन रहता है एंड बिटवीन फुट आर्च। तो
अक्षत जी, जैसा आप बता रहे हैं, द चांसेस आर दैट दिस माइट बी प्लांटर फासाइटिस. दिस इज समथिंग विच वी विल बी कवरिंग इन आवर शॉर्ट कोर्स. जो हम 3 दिन का कोर्स कर रहे हैं उसमें हम इसको कवर करेंगे. एंड ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. रनिंग के टाइम आपका फुट वेयर आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कूल डाउन आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. लोग यूजुअली इसको मिस करते हैं, ध्यान नहीं देते, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रियली कॉमन प्रॉब्लम, बट इट इज अ रियली easy to avoid problem as well, right? तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप वापस करेंगे तो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट प्लांटर फासाइटिस इतना डिस्क्रिप्शन से मुझे लग रहा है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर कोर्स एज वेल. डॉक्टर अजादा शत्रु जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो. ओके, राधे श्याम जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. थैंक यू सर, थैंक यू टू गिव मी अपॉर्चुनिटी. सर मेरे पाँव में इंजरी कोई लग गई थी, चोट में, तो मांस मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब जो है मांस मतलब फट गया था. तो क्या इसको इम्प्रूवमेंट होने के लिए क्या मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी या विदाउट एंटीबायोटिक भी ये ठीक हो सकता है? इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे. अगर आप बोल रहे हैं कि आपका मांस फट गया, तो जी, पहले मुझे आप ये बताइए कि मांस फट गया से आपका क्या मतलब है? आपका लिगामेंट टेयर हुआ, मसल टेयर हुआ? मसल्स में मतलब अंदरूनी चोट लगी है. मैंने इसका एक्सरे भी करवाया है. हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई है, लेकिन जरा सा ये मतलब हल्की सी स्वेलिंग टाइप में हुई है. मतलब उसमें दर्द है हल्का हल्का, लेकिन ओके, ज्यादा भी नहीं है. जी हाँ. ठीक है. और अगर आपका मसल फट गया है, मतलब मसल टेयर हुआ है, तो एक बार या आपको ना एमआरआई कराना पड़ेगा. अगर आप पुणे में है तो एक बार आप क्लिनिक आ जाइए, हम आपको असेस कर लेंगे, तो आपको बता देंगे कि एमआरआई कराने की ज़रूरत है या नहीं है. लेकिन अगर मसल टेयर हुआ है, फिर भी इसका रिहैब जो है वो पॉसिबल है, इसको हम ठीक कर सकते हैं. अगर ग्रेड 3 मतलब कंप्लीट रप्चर हुआ है मसल का, तो सर्जरी जो है वो करनी पड़ती है अगर आपको जल्दी से रिकवर करना है. लेकिन अगर आपको प्रॉपर रिहैब करना है तो आजकल जो स्टडीज चल रही हैं रिसर्चेस में, वो उसमें ये भी आया है कि ग्रेड 3 का टेयर भी विद 1.5-2 years ऑफ प्रॉपर रिहैब वो भी रिकवर हो जाता है. तो अगर आप पुणे में है तो यू प्लीज कम टू द क्लिनिक वंस. राजस्थान इफ नॉट आप राजस्थान से है. ऑनलाइन. राजस्थान अजमेर राजस्थान से ग्यारह है, से. ठीक है. जी हाँ. तो आप क्लिनिक में नंबर पे एक बार कांटेक्ट करके ना आप प्लीज़ एक बार मेरे साथ कंसल्टेशन कर लीजिए. अपनी हाँ. रिपोर्ट्स एक्सरेज के साथ आप मेरे साथ बात कीजिए, देन वी कैन फाइनलाइज, राइट? या ओके ओके. ओके, थैंक यू. ओके. अदर क्वेश्चंस वी हैव? Okay, we have some questions in the comments. Okay, I cannot see it. Can you please? So the question is, wait, let me move it. Yeah. More than year, I am facing problem for plantar fasciitis and do shockwave therapy and many other things, but no positive result. Because of my work, I am walking every day between 5 to 8 kilometers. Advise something. So Sohail ji, I see that you also are a runner. अब आपकी डीपी से मुझे लग रहा है आप रनिंग करते हैं यूजुअली, या वो किसी एक छोटा आपने इसमें किया था पार्टिसिपेट, स्मॉल मैराथन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर्स. अगर आप एक रनर हैं, प्लांटर फासाइटिस मैंने ऑलरेडी इसमें बताया कि दैट इज़ अ वेरी कॉमन इशू, बट इट इज़ रियली इजी टू अवॉइड एज वेल, राइट? नाउ प्लांटर फासाइटिस के केस में ये आपका जो